हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी बायो की ये क्लास है जो कि आपके आगामी सभी एग्ज़ाम, जैसे कि अगर आप यूपी टेट दे रहे होंगे, सी टेट दे रहे होंगे, सुपर टेट दें, केवीएस दें, एसएससी, रेलवे, बैंक, सभी एग्ज़ाम में अगर आपका सिलेबस बायो है वहाँ पर ये बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो कंसंट्रेट होकर वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, पहली बात तो। और अगर आपने इससे पहले वाला इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लीजिएगा, फिर ये इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, हम बायोलॉजी में जूलॉजी को देख रहे हैं। जूलॉजी में हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जाना था, जूलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर पर आ गए थे। फर्स्ट चैप्टर सेल का पढ़ा था। सेल को पूरा कवर करने के बाद उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ा था। सेकेंड चैप्टर में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमने बहुत डीप में, बहुत डिटेल में पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्कुलेटरी सिस्टम के हमने 4 पार्ट देखे थे, जिसमें सबसे पहले ब्लड वाले पार्ट को हम पढ़ लिए थे। ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फ, इतने 4 पार्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बना होता है, जिसमें कल हमने ब्लड को पूरा कवर किया था। आज हम इसका सेकेंड जो पार्ट रहेगा हार्ट और हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है ये चीज़ जानेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड वेसल्स और लिम्फ इत्यादि के बारे में पढ़ के ये चैप्टर को पूरा करेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे एक बार हमारा पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा। और अगर कहीं कोई चीज़ इन वीडियो में रह गई हो तो वो क्वेश्चन के माध्यम से हम कंप्लीट कर लें। बात हो रही है फ्रेंड्स सर्कुलेटरी सिस्टम की। अपने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि सारे ही वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली अभी जो सीटेट और यूपी टेट एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद ही फ़ायदेमंद होगा। ये आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन वहाँ पर कवर हो जा रहा है। बात हो रही है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। ब्लड को पूरा कवर करने के बाद सेकंड इसका जो पार्ट हुआ वो हार्ट हुआ। एक पॉइंट कल के वीडियो में मैंने छोड़ दिया था, मैंने ये नहीं बताया था कि परिसंचरण तंत्र, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसकी खोज किसने की थी। तो परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है कि मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो कैसा होता है। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। दोहरा परिसंचरण तंत्र बोले तो इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, जो कि मनुष्य में पाया जाता है, क्योंकि मानव हृदय में जो मानव हार्ट होता है उसमें 2 बार रक्त आता है। इस वजह से यहाँ पर मतलब जो ब्लड की प्रोसेस होती है वह 2 बार होती है फिल्ट्रेशन की। इस वजह से इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ब्लड की खोज, ब्लड ग्रुप अभी हमने नहीं पढ़ा है, आगे उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा जान लीजिए कि ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आ जाते हैं अपने हार्ट में। हार्ट की लंबाई की बात कर ली जाए फ्रेंड्स तो 12 सेंटीमीटर हमारे हार्ट की लंबाई होती है। इसकी चौड़ाई की बात कर ली जाए तो 9 सेंटीमीटर हमारे हार्ट की चौड़ाई होती है। और इसके वज़न की बात कर ली जाए तो 250 से 300 ग्राम या 300 ग्राम कह लीजिए इसका वज़न होता है। तो ये कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हार्ट से रिलेटेड थे। अब हमारा हार्ट बना किससे होता है, तो हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल से बनी होती हैं, ये भी समझ लीजिए आप। अब आ जाते हैं पॉइंट्स पे। पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे मैं डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरे चैप्टर को बहुत इजी तरीके से आपका क्लियर करूँगी। अभी बस आप सुनते जाइए एक कहानी की तरह से। हमारा हार्ट जो होता है, मनुष्य में एक ही हृदय पाया जाता है, पहले तो ये समझ लीजिए आप। हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर से बना होता है। 4 चैम्बर इसमें 4 चैम्बर से कैसे बना होता है, लेफ़्ट राइट, मतलब ये एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे 2 मंजिला घर होता है
उसी तरह से हमारा हार्ट होता है एक नीचे वाला मंजिल और एक उसके ऊपर वाला मंजिल। तो नीचे वाले पार्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए और ऊपर वाले पार्ट को 2 भागों में। मतलब एक घर को जो कि 2 मंजिला है उसको बीच से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सेम उसी तरह हमारा हार्ट भी होता है, 2 पार्ट ऊपर होते हैं और 2 पार्ट उसमें नीचे होते हैं। 2 पार्ट ऊपर और 2 पार्ट नीचे होते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। आगे ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। लेफ़्ट और राइट में इसको डिवाइड किया जाता है, लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, फिर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में। इस तरह से इसका डिवाइडेशन होता है। मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल इन दोनों छत के जो मेन 2 पार्ट होते हैं, लेकिन एक साइड के राइट साइड वाले ऑरिकल को राइट बोलेंगे और लेफ़्ट साइड वाले ऑरिकल को लेफ़्ट ऑरिकल। फिर नीचे वाली मंजिला में भी यही रहेगा, वेंट्रिकल रहेगा नीचे वाले तल में, लेफ़्ट वाले पार्ट में हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वाले पार्ट में राइट वेंट्रिकल। तो ये तो एक जो रूपरेखा थी स्ट्रक्चर की, उसकी एक ऊपर ऊपर की संरचना थी, उसकी बात मैंने की। अब आगे अपने इन पॉइंट्स पे आते हैं। अब हमारा हार्ट जो है वो कहाँ पर स्थित होता है, इसकी पोजीशन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया है। पहली बात तो इसके शेप की बात कर ली जाए तो हमारा हार्ट जैसे हम अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हैं, जिस तरह से मुट्ठी बांधने के बाद हमारा हाथ दिखता है, सेम उसी तरह से हमारे हार्ट का भी स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये मुट्ठी के आकार का होता है। पहली बात तो कोनिकल होता है, ये इसका शेप जो है वह कोनिकल होता है, शंक्वाकार होता है। इसकी पोजीशन की बात की जाए तो यह फेफड़े के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। तो जो हमारा लंग्स होता है उस लंग्स के बाईं ओर ये स्थित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पर स्थित होता है, तो यह हमारे लंग्स के बाईं ओर स्थित होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं और आगे देख लेते हैं कि और इसके बारे में क्या हम जान सकते हैं। पहली बात तो यह एक झिल्ली युक्त थैली से सुरक्षित रहता है। एक हार्ट के ऊपर एक लेयर पाई जाती है थैली युक्त, जो कि इसको कवर मतलब इसकी सुरक्षा का आवरण बनाती है, जो कि डबल लेयर्ड होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, इस लेयर को जिसके अंदर हमारा हार्ट जो है वो सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, इसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हमारे हार्ट के ऊपर होती है, जो कि इसे सुरक्षित करने का कार्य करती है। तो ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। इसी के ऊपर ये जो हार्ट का आउटर लेयर है, इसी के ऊपर पेरिकार्डियल नामक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि हमारे हार्ट को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब ये जो पेरिकार्डियल नामक मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ये हमारे हृदय को जो बाहरी चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उन सभी से ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है हमारे हार्ट की रक्षा करती है। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन सबसे ऊपरी लेयर हार्ट की होती है, उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। यही फ्लूइड हमारे हार्ट में अगर किसी तरह का दबाव पड़ता है तो उससे हमें बचाता है, रक्षा करता है, बाहरी आघातों से हमारे हार्ट की रक्षा करता है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आप सुनते जाइए, बाकी यहाँ पर वीडियो को आप रोक करके ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं बता रही हूँ। एक बार सुन लेंगे स्टोरी की तरह तो चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी, जल्दी समझ में आएंगी। फिर मैंने बताया मानव का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, जो एक दूसरे से पटों द्वारा विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर वॉल्व पाई जाती है जिसके द्वारा ये चारों चैम्बर डिवाइड होते हैं। देखिए, एक चैम्बर ये हमारा हो गया, एक चैम्बर ये वाला हो गया, एक चैम्बर ये वाला हो गया और एक चैम्बर ये वाला हो गया। ये बीच में वॉल्व होती है, ये दिख रहा होगा अंदर लिखा हुआ है पल्मोनरी वॉल्व। इन्हीं वॉल्व के द्वारा ये चैम्बर जो हैं ये डिवाइड होते हैं। तो 2 तरह की वॉल्व पाई जाती है, एबोर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, जो कि हमारे दोनों हमारे ये चारों जो लेयर हैं इनको डिवाइड करती है, चारों चैम्बर को एक दूसरे से अलग करती है। ये ध्यान रखिएगा। ऊपर 2 वेस में छोटे एवं पतले होते हैं, इन्हें आलिंद कहते हैं। तो ऊपर हमारा ऑरिकल होता है और नीचे वेंट्रिकल होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये याद कैसे रहेगा, तो ए लेटर पहले आता है हमारे अल्फ़ाबेट में, तो
ए मतलब जो सबसे ऊपर वाले दोनों रहेंगे वो ऑरिकल कहलाएंगे, और जो नीचे वाले रहेंगे वो वेंट्रिकल कहलाएंगे, क्योंकि वी बाद में आता है। अब एक इसमें राइट ऑरिकल रहेगा और एक लेफ्ट ऑरिकल रहेगा, एक नीचे वाले में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से डिवाइडेशन रहेगा। ये वाला हमारा राइट ऑरिकल, यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल रहेगा और ये वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल रहेगा, जैसा कि आपको ये स्ट्रक्चर में भी देखने को मिल रहा है। राइट वेंट्रिकल हो गया, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट ऑरिकल हो गया और ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल हो गया। तो ये हमारे चारों चैम्बर के बारे में मैंने बताया। ये वॉल्व के थ्रू एक दूसरे से डिवाइड रहते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, प्रत्येक ऑरिकल तथा उसके नीचे के वेंट्रिकल के बीच एक छिद्र होता है जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के थ्रू ये एक छिद्र के होता है इन राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक छिद्र होता है इन दोनों के बीच में, इसका नाम क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये कपाट ऐसे होते हैं, मतलब ये जो वॉल्व हैं ऐसे होते हैं जो केवल हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वेंट्रिकल की ओर खुलते हैं। ठीक है, ये जैसे ये बीच में देख रहे होंगे ये वॉल्व है, तो ये वेंट्रिकल की ओर खुलते हैं, मतलब यहाँ से तो इस वाले पार्ट से जो ब्लड है वो तो आ जाएगा, ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में तो आ जाएगा, लेकिन वेंट्रिकल से ऑरिकल में वापस नहीं जाएगा। तो यही इस वॉल्व की खासियत होती है, कह लीजिए कि ये वॉल्व ऐसे होते हैं जो केवल वेंट्रिकल की ओर मतलब निलय की ओर खुलते हैं। इस प्रकार इन वॉल्व से होकर ब्लड केवल आलिंद से निलय की ओर जाता है, मतलब ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर जा सकता है, इसके विपरीत दिशा में नहीं जा सकता है। तो यही इस वॉल्व की खासियत होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दायां छिद्र हमारा जो है यह ट्राई कैप्सिड वॉल्व, ये जो वॉल्व की बात की ये ट्राई कैप्सिड वॉल्व होता है। ये चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर तीन कैप्सिड होते हैं, 3 कैप्सिड वॉल्व होता है। ट्राई कैप्सिड या त्रिदलीय कपाट जिसे कहते हैं, इस तरह से यहाँ पर डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा। और इस साइड जो लेफ्ट साइड वॉल्व होता है वो बाई कैप्सिड होता है, सॉरी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि राइट साइड वाला जो वॉल्व होता है वो ट्राई कैप्सिड होता है और लेफ्ट साइड वाला वॉल्व क्या होता है, बाई कैप्सिड वॉल्व होता है, मतलब द्विदलीय। यहाँ पर आप 2 देख रहे होंगे और यहाँ पर 3 देख रहे होंगे, तो यही इसमें बता रहा है। इसके बाद आ जाते हैं वेंट्रल तथा पोर्टल महाशिराएं पृथक पृथक छिद्रों द्वारा दाहिने आलिंद में खुलती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों से एकत्रित अशुद्ध रक्त यहाँ पहुँचता है। अब बात करें ब्लड के सर्कुलेशन की, हमने इसके पार्ट को देख लिया। ये एक यहाँ और देख लीजिए, ये जो ब्लू वाला है ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। इसके बाद ये सुपेरियर वेना केवा होता है, ठीक है। यहाँ पर इन्फेरियर 2 वेना केवा यहाँ पर होते हैं, सुपेरियर और इन्फेरियर। इसी से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अशुद्ध ब्लड है वह बॉडी के विभिन्न भागों से हमारे हार्ट में आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेना केवा के थ्रू आता है यहाँ पर। इसके बाद में पल्मोनरी वॉल्व मैंने आपको बता ही दिया है। ये जो रेड वाला पार्ट है ये क्या है, ये अबोर्टा वाला पार्ट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये अबोर्टा, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये सारे आगे शब्द यूज होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर एक आपको बता दे रही हूँ। अब आते हैं ऊपर जो लिखा है, मैंने जो बताया वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, तो एक बार मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। यहाँ पर है कि हमारा जो हार्ट है वह पेशी उतक से, यही है कार्डियक मसल से निर्मित होता है। 4 कोष्ठों वाला खोखला अंग वक्ष के भीतर लंग के बीच में बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार कुछ त्रिकोण के समान है, जिसका चौड़ा आधार ऊपर और विस्तृत निम्न वाला छोटा वाला भाग लोअर बॉर्डर नीचे की ओर स्थित होता है। इस पर एक दोहरा कला निर्मित आवरण चढ़ा होता है, जिसको हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हो जाता है, तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा। तो ये जो दोहरी लेयर होती है इसे ही क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल लेयर कहते हैं। और इसी पेरिकार्डियम लेयर के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, जो कि हमारे हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है।
हृदय भीतर की ओर 4 कोष्ठों वाला मतलब 4 चैम्बर में विभक्त होता है। 2 कोष्ठ राइट और 2 लेफ्ट की ओर होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह से कुछ होता है। राइट 2 और 2 लेफ्ट, ऊपर मैंने नीचे डायग्राम में अपने दिखा दिया है ये चीज़ें। दाहिने और बाएं ओर के कोष्ठ के बीच में एक सेप्टम होता है जो दोनों ओर के रुधिर को मिलने नहीं देता। सेप्टम बोलिए या वॉल्व बोलिए, वही चीज़ मैंने वहाँ दिखा दिया था आपको। प्रत्येक ओर एक कोष्ठ ऊपर है जो आलिंद या ऑरिकल कहलाता है और नीचे का कोष्ठ वेंट्रिकल कहलाता है। तो ऊपर वाले दोनों ऑरिकल कहलाएंगे और नीचे वाले वेंट्रिकल कहलाएंगे। ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ आपको। ये चारों चैम्बर के नाम है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद हमने इस डायग्राम को देखा, इसी के द्वारा सारी चीज़ समझे थे। अब क्या है यहाँ पर, दाहिने निलय में, मतलब जो दाहिना हमारा वेंट्रिकल है, दाहिने निलय में ऊर्ध्व और अधो महाशिराएं मतलब सुपेरियर और इन्फेरियर वेना केवा के 2 छिद्र हैं जिनके द्वारा रुधिर लौट कर हृदय में आता है। एक बड़ा छिद्र आलिंद और निलय के बीच है जिस पर वॉल्व लगी होती है जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। ये भी हमने देख लिया। बाकी सुपेरियर और इन्फेरियर को एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये हमारा सुपेरियर वेना केवा है, ये वाला, यहीं से अशुद्ध रक्त जो है हमारे हार्ट में आता है और इधर नीचे इन्फेरियर वेना केवा है। तो ये अशुद्ध रक्त लाने का कार्य करती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं। इन कपाटों से होकर रुधिर केवल आलिंद से निलय की ओर जा सकता है, विपरीत दिशा में नहीं। तो ये चीज़ बता दिया मैंने। दाहिने ओर की कपालिका ट्राइकैप्सिड कहलाती है, ये भी हमने देख लिया। और जो बाईं ओर होती है वॉल्व, वो बाइकैप्सिड होती है। 2 अग्र और 1 पश्चिम महाशिराएं मतलब सुपेरियर वेना केवा अलग अलग छिद्रों द्वारा दाहिने ऑरिकल में खुलती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त जो इम्प्योर ब्लड होता है वह हमारे हार्ट में पहुंचाती हैं। अब एक बार ये एक और डायग्राम है, यहाँ भी आप देख लीजिए। ये हमारा सुपेरियर वेना केवा है, ये इन्फेरियर वेना केवा है, ठीक है। यहाँ इन दोनों से क्या होता है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अशुद्ध ब्लड जो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो इस सुपेरियर वेना केवा के थ्रू बॉडी के अन्य पार्ट से हमारे हार्ट में आता है। हार्ट में आएगा, इसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, ये राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम के बाद क्या होगा, यहाँ जो ट्राइकैप्सिड वॉल्व लगी हुई है ये खुल जाएगी, इसके थ्रू ये आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल के बाद ये यहाँ से सीधे लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद ये चला जाएगा पल्मोनरी, यहाँ पर एक पल्मोनरी वॉल्व लगी होती है, ये पल्मोनरी वॉल्व खुल जाएगी और ये जो हमारा इम्प्योर ब्लड है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मोनरी वॉल्व के खुलने से पल्मोनरी आर्टरी में हमारा अशुद्ध रक्त चला जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बाहर निकलेगा और हमारे यहाँ पर लंग्स होता है, हमारे लंग्स में ये ब्लड चला जाएगा। अब लंग्स का क्या कार्य होता है, लंग्स जो है हमारे इस इम्प्योर ब्लड को, जो अशुद्ध रक्त है, इसमें ऑक्सीजन को मिक्स करता है, ऑक्सीजन मिलाता है और उसे प्योर करता है। अब जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया तो वो ब्लड प्योर हो गया। अब क्या करेगा, लंग्स से फिर से अब शुद्ध रक्त जो है मतलब जो प्योर ब्लड है वो आएगा और वो कहाँ पर आएगा, वो इस पल्मोनरी वेन पे आएगा। इस पल्मोनरी वेन में ब्लड लंग्स से आएगा, फिर से हमारे हार्ट में आएगा। तो पल्मोनरी वेन में जो ब्लड आएगा वो शुद्ध रहेगा, प्योर ब्लड रहेगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड रहेगा वो अशुद्ध रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आर्टरी से अशुद्ध आप समझ लीजिए और वेन से शुद्ध समझ लीजिए। तो पल्मोनरी वेन में अब शुद्ध रक्त आया, ये जो प्योर ब्लड है ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा इस तरह से। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को एक वॉल्व अलग करती है, बाइकैप्सिड वॉल्व जो होती है, ये वॉल्व खुल जाती है और इम्प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है। अब ये यहाँ पर आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड क्या होगा,
अब ये ब्लड अबोर्टा के थ्रू, ये रेड वाला जो भाग है अबोर्टा, ये ब्लड अबोर्टा से होते हुए बॉडी के अन्य भागों में पहुंच जाएगा। तो अबोर्टा से ढेर सारी ऐसी नलियाँ निकली होती हैं, यहाँ से ये शुद्ध रक्त होते हुए बॉडी के विभिन्न पार्ट में पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैंने एक एक चीज़ क्लियर किया आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताने की। तो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। यही चीज़ें आगे नोट में लिखा हुआ है, तो उसको आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। बाकी एक बार मैं खुद सब पढ़ के भी बता दे रही हूँ आपको। यहाँ तो ये हमारे ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है वो चीज़ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ पढ़ लीजिए, पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो लंग्स से लाया गया प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचाती हैं। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन की बात की गई है, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर इमेज में दिखाती हूँ कहाँ है पल्मोनरी वेन। ये है हमारा पल्मोनरी वेन। तो यही कह रहा है ये पल्मोनरी वेन क्या है, यहाँ पर हमारा लंग्स है, लंग्स से ब्लड जो है आया वो शुद्ध आया, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ही तो हमारे लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। तो वही चीज़ आगे लिखा हुआ है। पल्मोनरी वेन लंग से लाया प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल बाएं आलिंद में पहुंचाती हैं। दाएं उसके बाद राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। तो यहाँ से बाइकैप्सिड वॉल्व के थ्रू क्या होता है, ये जो प्योर ब्लड है लेफ्ट ऑरिकल से यहाँ पर नीचे आता है, हमारे पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जिसके द्वारा इम्प्योर ब्लड लंग में पहुँचता है। ये तो ऊपर की बात हो गई पल्मोनरी आर्टरी की। इसके बाद क्या है, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी सिस्टमैटिक आर्टरी निकलती है, ये निलय में रुधिर को वापस आने से रोकती है। तो ये सारी चीज़ें वॉल के बारे में थी जो हमने पढ़ लिया। अब एक बार मैं फिर से डायग्राम के थ्रू आपको ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस दिखाती हूँ कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है। सबसे पहले तो हार्ट के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि सारे शरीर से जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त कहा जाए, इम्प्योर कहा जाए या डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स नहीं है वही ब्लड इम्प्योर ब्लड कहलाता है। तो ये तीनों बात एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती है। सारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त एकत्र होकर वो हमारे अग्र तथा पश्च महाशिराओं द्वारा, मतलब सुपेरियर और इन्फेरियर वेना केवा द्वारा जो है वह राइट ऑरिकल में पहुंचती है। तो ये है हमारा राइट ऑरिकल, यहाँ पर हमारा ब्लड पहुँचेगा। एक बार मैं फिर से, अब ये मैंने खुद से बनाया था स्ट्रक्चर, वैसे मैंने ऊपर सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से बता देती हूँ। ये हमारे राइट ऑरिकल मतलब दाएं आलिंद में ब्लड पहुँच जाता है, यही चीज़ है। इसका सर्कुलेशन पूरा ब्लड का ऊपर तो देख लिया हमने। दाएं आलिंद के संकुचन से यह रुधिर जो है ये ट्राइकैप्सिड वॉल्व यहाँ पर होगा, ट्राइकैप्सिड वॉल्व खुल जाएगा। ट्राइकैप्सिड वॉल्व जब ये खुल जाएगा तो ये हमारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल मतलब दायां निलय। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लेके चलेंगे तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। मैं यही कहूँगी कि आप इंग्लिश को पकड़िए और उसी के साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इसके बाद ये आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद क्या होता है कि दाएं निलय के संकुचन पर अशुद्ध रक्त जो है वह पल्मोनरी महाधमनी से होता हुआ फेफड़ों में पहुंचता है। अब ये हमारी क्या है, पल्मोनरी महाधमनी या पल्मोनरी आर्टरी है ये वाली। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ पहुंचा, हमारे लंग्स में पहुंच गया, ठीक है। अब ब्लड लंग्स में जब पहुंच गया, यहाँ से यह ऑक्सीजन प्राप्त करके शुद्ध हो जाता है। देखिए यहाँ पर ब्लड और ऑक्सीजन, इस लंग्स से इस ब्लड को ऑक्सीजन मिल गया, तो अब ये ब्लड हमारा कैसा हो गया, प्योर ब्लड हो गया, शुद्ध रक्त हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये जो प्योर ब्लड है अब पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ पर पहुँचेगा, हमारे बाएं आलिंद मतलब लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचेगा। तो ये छोटी छोटी यहाँ पर पल्मोनरी वेन लगी होती हैं, इन्हीं के थ्रू हमारे लेफ्ट ऑरिकल में ये पहुँच जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल में जो पल्मोनरी यहाँ पर वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया, वो ब्लड कैसा रहेगा, प्योर रहेगा। अब ये ब्लड कहाँ आएगा, नीचे वाले पोर्शन में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे आएगा, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व लगी होती है, बाइकैप्सिड वॉल्व जो होती है, ये वॉल्व खुल जाती है और हमारा ये ऑक्सीजनेटेड मतलब जो प्योर ब्लड है वो कहाँ आ जाता है, वो नीचे आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है।
अब क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि शुद्ध रक्त जो है वह पल्मोनरी वेन द्वारा हमारे बाएं आलिंद में आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ये दो चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। पल्मोनरी आर्टरी में हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है। इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है, अब बाएं आलिंद के बाद रक्त कहाँ पर आया, बाएं निलय में आ गया। इसके बाद बाएं निलय से मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ये ब्लड अवोर्टा में चला जाएगा, अवोर्टा में ब्लड चला जाएगा और यहाँ से शरीर के विभिन्न भागों में, ये अवोर्टा है, यहाँ से ये शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो ये तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है। हमारे काम की हमने हर इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली है। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में वहाँ दिया रहता है और इतना कन्फ्यूज़न वहाँ पर कंफ्यूज कर दिया जाता है कि ये पोर्शन हम कभी समझ ही नहीं पाते। तो इसको आप डायग्राम के थ्रू समझिए, बहुत इजी है, बहुत बिल्कुल इसका क्लियर कॉन्सेप्ट है। बस आप डायग्राम बना के उसको देखते जाएंगे तो चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो ये था दोस्तों हमारा ब्लड सर्कुलेशन। अब कुछ पॉइंट जो कि क्वेश्चन बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, या कह लीजिए अभी भी जिनको ये सारा जो मैंने हिस्ट्री बता दिया वो नहीं समझ में आया, तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं वो उसको रट लें, तब भी शायद क्वेश्चन को वो सॉल्व कर ले। जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में कौन ले जाता है, पल्मोनरी वेन ले जाती है। ये चीज़ रट लीजिए आप। अब एक चार्ट है, ये चार्ट अगर वो दोनों डायग्राम भी ना समझ में आया हो तो मैंने एक चार्ट बना दिया है, आप इस चार्ट को फिर रट लेंगे। नहीं समझ में आता है तो रट लीजिए, लेकिन जिस भी तरह को समझ में आए ये टॉपिक आपको क्लियर करना ही होगा। यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। मैं वही चीज़ें 2 बार रिपीट की, 2 अलग अलग डायग्राम के द्वारा। तीसरी बार मैंने यहाँ उसी चीज़ को एक पूरा ये चार्ट के द्वारा समझाया हुआ है। जैसे कि होल बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वह सुपेरियर वेना केवा से होते हुए हमारे राइट ऑरिकल में आया, जहाँ पर अभी भी इम्प्योर ब्लड है। राइट ऑरिकल से ये लेफ्ट में कैसे जाएगा, ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा ट्राई कैप्सिड वॉल्व के थ्रू। तो राइट में ट्राई है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अब राइट वेंट्रिकल में भी जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड हमारा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में रहेगा। तो राइट ऑरिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड चला जाएगा हमारे लंग्स में, जहाँ लंग्स जो है ब्लड को प्योर बनाएगा ऑक्सीजन मिला के। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो ये चला जाएगा यहाँ से पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन हमारा ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध रक्त को लेकर जाती है हमारे हार्ट में। ये पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त को लेफ्ट ऑरिकल में लेके जाएगी। लेफ्ट ऑरिकल से अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड कैसे जाएगा, बीच में ट्राई कैप्सिड वॉल्व होता है, वो वॉल्व खुलेगी और ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अबोर्टा जो होती है, महाधमनी होती है, उसके द्वारा पूरे बॉडी पार्ट में निकल आता है। तो ये पूरा एक चार्ट था जो कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। हर तरह से मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है। उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट को फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं क्या है। अब आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, वो रटने वाला पॉइंट है। जिसको ये सारी चीज़ें ना समझ में आई हो वो ये सारे पॉइंट्स रट डालेगा। हार्ट हमारे शरीर में पंपिंग का कार्य करता है, अर्थात ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। दूसरा पॉइंट, पल्मोनरी आर्टरी हमेशा इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती है। तीसरा पॉइंट, पल्मोनरी वेन हमेशा प्योर ब्लड को लेकर जाती है। चौथा पॉइंट, अबोर्टा मानव शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। पांचवा पॉइंट, वॉल्व द्वारा उत्पन्न साउंड को लब डब कहते हैं। ये जो हमारे ट्राई कैप्सिड और बाई कैप्सिड वॉल्व होते हैं, ये खुलते और जब बंद होते हैं तो इनसे एक साउंड निकलती है, उसी साउंड को लब डब कहते हैं। तो हमारा जब ये ब्लड की प्रोसेस होती है, सर्कुलेशन होता है, तो ये लब डब की साउंड निकलती है। इसी को स्टेथोस्कोप के द्वारा डॉक्टर सुन सकता है, इस लब डब की साउंड को। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लब डब किस साउंड को कहते हैं, जो हमारे वॉल्व खुलते और बंद होते हैं उन्हीं के द्वारा ये साउंड उत्पन्न होता है।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ब्लड प्रेशर से बनता है। ब्लड प्रेशर को भी जान लीजिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर, जिसे हिंदी में रक्तचाप कहा जाता है। रक्तचाप क्या है? तो रक्तचाप रक्त वाहिनियों में, हमारी ब्लड वेसल्स में जो रक्त बहता है, उन वेसल्स की दीवारों पर जब ये ब्लड प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, तो उसी प्रेशर को जो ब्लड की वाहिनियों में उत्पन्न होती है, ब्लड की वेसल्स में उत्पन्न होती है, उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है। इस पर लगने वाले दबाव को ही रक्तचाप कहते हैं। तो सीधे से एक लाइन में इसका मतलब मैं समझाऊं तो यही है, हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड के द्वारा जो उन वेसल्स में एक प्रेशर क्रिएट होता है, दबाव क्रिएट होता है। कई बार क्या होता है कि जब आप बीमार होते हैं या आपको किसी चीज़ का अचानक से सदमा लगे या टेंशन हो, उस टाइम क्या होता है कि हमारा ब्लड बहुत तेज़ी ब्लड वेसल्स में पंप होने लगता है, और वो ब्लड इतने प्रेशर के साथ, इतनी स्पीड के साथ पंप होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वेसल्स उसकी दीवारें होती हैं वाहिनियों की, उस पर ये ब्लड बहुत तेज़ी से प्रेशर उत्पन्न करता है। इसी प्रेशर को, जो कि ब्लड के द्वारा ब्लड वाहिनियों में उत्पन्न हो रहा है, इसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप, अच्छा सिस्टोलिक डायस्टोलिक किसका होता है? रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, यूपी टेट में स्पेशली बनता है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो वह 120/80 mmHg होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में इसको डिवाइड किया गया है। सिस्टोलिक 120 और 80 जो है वह डायस्टोलिक होता है। और एक चीज़ यही ध्यान रखिएगा, बच्चे और बुजुर्गों का जो ब्लड प्रेशर है वह इससे डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। बच्चों का ब्लड प्रेशर और बुजुर्गों का 120/80 से डिफरेंट होता है, दोनों का ही इससे ज़्यादा होता है, ये कह लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हार्ट वाला चैप्टर था। सारे चैप्टर को मैंने अपने लैंग्वेज में क्लियर करने की कोशिश की है। पढ़ना आप एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जहाँ पढ़ने से ज़्यादा आपको डायग्राम के थ्रू समझने की ज़रूरत है, तभी ये चैप्टर क्लियर हो पाएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि ये पूरा हार्ट में कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है वो समझा सकूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम इसके आगे का पार्ट पढ़ लेंगे। एक वीडियो में अभी आपको इस ब्लड, अभी लिम्फ पढ़ना है हमें, जो इसका चौथा ब्लड वेसल्स इसका तीसरा टॉपिक होगा, और चौथा क्या होगा? लिम्फ होगा। ये दोनों चीज़ पढ़ने के बाद हमें अभी इसमें ब्लड ग्रुप भी देखना होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप से भी क्वेश्चन बनता है। तो ब्लड ग्रुप भी देख लेंगे, उसके साथ ही हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ख़त्म हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि कल के वीडियो में पूरा ये सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ताकि एक बार कहीं से कोई कन्फ्यूज़न बची हो तो फिर से हम क्लियर कर लें। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।